हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी यूपी टेट की, क्योंकि अब एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और सिर्फ और इस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं लेके आया हूँ संभावित प्रश्न श्रृंखला, जो कि आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएगा और आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और इसमें से आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेशन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और संभावित श्रृंखला यानी कि आने वाले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ जो है ये इसको बनाया गया है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और आपकी तैयारी में भी थोड़ी सी मदद करेगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें और फिर जो है आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी चुका यूपी टेट में। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है कवित्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री, आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवयित्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष, उपकार, उन्नत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्कर्ष का अपकर्ष होता है और उपकार उपकार का होता है अपकार। हम इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रश्न से संबंधित होगा। उन्नति का अवनति होता है और उत्कर्ष का तो अपकर्ष होता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घना, बादल, घनिष्ठ या फिर हथौड़ा। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो घन का अनेकार्थी नहीं है। तो इसमें से घनिष्ठ जो है इसका अनेकार्थी नहीं है। बाकी घना भी होता है, घन का बादल भी होता है और घन का हथौड़ा भी होता है, जो मोटा सा होता है, ऐसे ऐसे बना होता है इस तरह से। किसी चीज़ को पीटने के लिए ये बना होता है, जैसे रोड तोड़ना हो गया और कोई लोहा होता। चलिए शोक करना के लिए मुहावरा है सिर पीटना, सिर भारी होना, सिर चढ़ाना या फिर सिर पर सवार होना। शोक करने का मतलब क्या होता है इसमें पूछा गया, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो शोक करने का अर्थ होता है सिर पीटना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है, इसे बताना है। जैसे मान लीजिए कोई फ्यूचर वाला बनाना है, जैसे हम आएंगे, वो आएंगे, इस तरह बनाने के लिए ए पे क्या लगा होता है, चंद्रबिंदु या फिर। तो एक ये हो गया ऐसे या फिर ऐसे, इसका आंसर छूट गया है। और बी में आपका है ये चंद, ये है। सी में ये या फिर ए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जैसे आएंगे, आएंगे, आएंगे में इसमें क्या लगाना होगा, जैसे तो इसमें लगेगा हमेशा ये लगता है आएंगे ये। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है, महाधन उर्मी, महा प्लस ऊर्मी, महत प्लस उर्मी या फिर महत प्लस मर्मी। तो एक होता है आंसर लगाने का तरीका जो होता है, कुछ जो मान लीजिए आपको दो आ रहा है, दो नहीं सॉरी, इसमें चार ऑप्शन में से आपको दो आ रहे हैं, तो इसमें से छांटना कैसे होता है, जो नहीं होता उसको पहले आप हटा दीजिए, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। महत प्लस उर्मी मर्मित कभी नहीं होगा, महत प्लस उर्मी भी नहीं होगा। अब बचा ये दो, इसमें से ही एक होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, महा प्लस उर्मी, महोर्मी। जैसे बोलेंगे ना तो महोर्मी आ रहा है, यानी कि महा प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। यदि ये नहीं रहता तो ये रहेगा, तब भी ये सही हो जाएगा। लेकिन जब बड़ा ऊ रहेगा तो बड़ा ऊ वाला ही हमेशा सही होगा। करपट का तद्भव रूप है। अब तद्भव रूप क्या होता है, कारपेट, कपड़ा, कपूर या फिर कपाट। तो करपट का तद्भव रूप ही कपड़ा ही होता है, कारपेट होता नहीं है, कपूर होता नहीं है, कपाट होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। रमणी में कौन सा प्रत्यय है, ईय, रम, अनीय या फिर ड़ीय। तो रमणीय बोलने में क्या आता है, अड़ीय, अनीय। इसमें क्या हो जाएगा, अनीय प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बौरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी
शरत तथि तदि। बाण की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो, अरिहा समर्थहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, रस बताना है। तो धार, धार किसमें होता है, कुठार, लिखा ना कुठार की धार, तो इसमें क्या हो जाएगा, भयानक तो होगा नहीं, विभत्स भी नहीं होगा, वीर भी नहीं होगा, तो होगा रौद्रस। इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा, इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो है सबसे अंत में आएगा। क्रम, क्लीव, कृषक या फिर कृषाणु। तो ये क्लीव आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंत में पूछा ना, सबसे पहले देखने क तो सब में है, इसमें क्रम है, इसमें क्लीव है, यानी कि बी ही सब में, बी ही लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुट सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। में इसमें छंद बताना, छंद कौन सा है, तो इसमें दोहा छंद है। चराचरम में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर कर्मधारय। तो चराचरम में, चराचरम का मतलब होता है चर और अचर, चर व अचर, चर और अचर यानी कि द्वंद्व समास है, जिसका दोनों पद प्रधान हो। अभ्यागत में शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभि, अभ्या, अ या फिर अभ्य। तो अभ्यागत में अभि उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, बात करेंगे उपसर्ग क्या होता है। इसी शब्द के पहले जो लगता है, जैसे मान लीजिए लिखा कमल, तो कमल के जो पहले लगेगा उपसर्ग होगा, और जो बाद में लगता है वो प्रत्यय होता है। होप करते समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो बुद्धिहीन यानी कि बुद्धि से हीन, बुद्धि उसके पास बुद्धि नहीं है। तो सर्वनाम क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता या फिर कमी बताता है। जैसे वह लड़का सुंदर है, तो लड़का कैसा है, सुंदर है। वह लड़का बुद्धिमान है, तो लड़का कैसा है, बुद्धिमान है। वह लड़का बुद्धिहीन है, तो लड़का कैसा है, बुद्धिहीन है। तो ये विशेषता बताता है, उसी को बोलते हैं विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान, संप्रदान, अधिकरण या फिर संबंध। अलगाव के सेंस में, यानी कि किसी चीज़ से कोई अलग हो रहा है। जैसे छत से ईंट गिर रहा है, तो छत से ईंट अलग हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, अपादान हो रहा है। तो जब भी किसी चीज़ में अलगाव का सेंस हो, या फिर डरने का, लजाने का, शर्माने का, जैसे बहू ससुर से लजाती है, इसमें भी क्या है, अपादान कारक है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अंधा कुआं नाटक के लेखक कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो इसमें से मैक्सिमम लोग मोहन राकेश लगाएंगे, जो कि गलत है। इसमें है लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1938, 1954, 1943 या फिर 1941। तो ये है 1943, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है, भार्या, नंदिनी, आत्मजा या फिर कन्या। तो आत्मजा मीन्स होता है, भार्या मीन्स होता है पत्नी, नंदिनी मीन्स होती है बेटी, और आत्मजा मीन्स होती है बेटी, कन्या मीन्स भी होती है बेटी। तो अब तो अंदाजा लगे क्या होगा कौन सा अलग है। तो ये भार्या मीन्स पत्नी होता है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल क्या था। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, या पूछ लेगा 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 2007 में। और स्थल पूछा है कहाँ हुआ है, तो ये हुआ था न्यूयॉर्क में। और अभी टोटल 12 सम्मेलन हुए हैं। जो 12वां हुआ है वो जनवरी में हुआ था, जनवरी 2021 में हुआ है, जनवरी 2021 में। और ये कहाँ हुआ है, एमपी में हुआ है।
अब तक टोटल 12 सम्मेलन हुए हैं, जो कि 7, इसमें से 8वां पूछा था जो न्यूयॉर्क में 2007 में हुआ था। 12वां रिसेंटली अभी हाल ही में हुआ है, जो हुआ है जनवरी 2021 में एमपी में, एमपी के देवास में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का अनुक्रम क्या है? ओष्ठ, वर्त, तालव्य, कंठ या फिर दंत? कंठ, तालव्य, आपको मालूम है 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। इसमें क्या होता है, इसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग, ये भी वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ठीक है। इसका जो क वर्ग का उच्चारण स्थान है वो होता है कंठ से, च वर्ग का ताल से, त वर्ग का मूर्धा या फिर इसी को बोलते हैं वर्ण, कंठ, ताल, मूर्धा, ये त वर्ग का दंत और प वर्ग का ओष्ठ। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखते हैं कौन सा आ रहा है, कंठ, ताल, वर्त, दंत, ओष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, ज्ञ, त्र, श। तो छ भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ भी है, त्र भी है, श जो है मूर्धन्य श संयुक्त व्यंजन नहीं है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संयुक्त अक्षर से बना है? कक्षा, गमला, पक्का या फिर पप्पू? ये उचित गलत है। तो इसमें बताना है कौन सा जो है संयुक्त वर्ण अक्षर से बना है। तो गमला तो नहीं बना संयुक्त अक्षर से, पक्का भी नहीं बना है, पप्पू भी नहीं है। तो इसमें है कक्षा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उचित स्थान पर लगे अनुस्वार वाले शब्द की पहचान करें। इसमें बताना है कौन सा उचित स्थान पर अनुस्वार लगा है। इसको अनुस्वार बोलते हैं और इसको बोलते हैं विसर्ग, जो ऐसे लगता है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उचित स्थान पर लगा है। अंधकार, आतकम, परंतुम, हसम। तो ये देखने से पता चल जा रहा है कि अंधकार जो है सही है, बाकी बिल्कुल, क्योंकि आतंक पे ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे आतंक यहाँ पे होगा, परंतु में यहाँ पे होगा, हंस में यहाँ पे होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उस शब्द विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तुकांत शब्द नहीं है। तुकांत का मतलब होता है कोई एक शब्द है, उससे संबंधित हम कोई शब्द दूसरा बोलेंगे। रोना धोना, आना जाना, राम सीता या फिर खाना पीना। तो रोना धोना सही है, आना जाना भी सही है, राम सीता जो है नहीं सही है, खाना पीना भी सही है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताना शुद्ध वर्तनी कौन सी है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या फिर प्रतिष्ठा। इसमें बताना कौन सा है। देख के क्वेश्चन अंदाजा लग गया होगा कि प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। तो ये रहे 25 आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए अति संभावित प्रश्न श्रृंखला प्रश्न। और आगे हम एक और वीडियो डालेंगे जो कि आएगा सुबह में 8 बजे, वो होगा ईवीएस के लिए। तो हिंदी की शाम को 8 बजे और ईवीएस की सुबह में 8 बजे। और हम 50 टॉप 100 क्वेश्चन मैथ की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे उसकी मैं श्रृंखला एक लेके आऊँगा। फिर लास्ट में एक हिंदी की और ईवीएस की और मैथ की मैराथन होगी। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जो कि ज़रूरत है उनको पहुँचाएँ। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें अस्पृश्यता है, ये है या फिर क्या है। तो सबसे जो शुद्ध शब्द है वो अस्पृश्यता। कौन सा है, अस्पृश्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी एक वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन है। सही वर्तनी है, इसमें पहचानना है षष्ठ, खष्टम, षष्टम या फिर षष्ठ। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। खष्टम होता है, ये ऐसे होता है, जो हमको 6 को बोलते हैं षष्टम या खष्टम। ज्यों ज्यों पटु झटकती, हठित हंसती नचावती नैन, त्यों तो निपट उदारहु, फगुआ देत वनय न।
पंक्ति में कौन सा अनुभाव है? वाचिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव या फिर मानसिक अनुभाव? तो इसमें कायिक अनुभाव है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है में कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पे कारण न हो और कार्य की उत्पत्ति हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर विभावना। तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। मात्रिक विषम संयुक्त है, संयुक्त छंद है, छंद छूट गया। मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, इसमें बताना है कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा है? छप्पय, सोरठा, हरिगीत या फिर कुंडलियाँ। तो ये कुंडलियाँ होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के लिए ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता या फिर मद्रास? आपको कमेंट करना है कि समाचार पत्र कौन सा था। तो ये हुआ था कलकत्ता से, जो कि था उदंत मार्तंड। ये था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर डी। इसको आने वाले एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ऋतु का विलोम क्या है? अनृत, वक्र, विकीर्ण या फिर अनैक्य? तो ऋतु का विलोम अनृत होता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही वर्णमाला क्रम में है? टंकार, डलिया, छंद या फिर कलश? इसमें बताना है कौन सा जो शब्द है वो सही क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द सही वर्णमाला क्रम में लिखे गए हैं बताना है। टंकार, डलिया, छंद, कलश या फिर डलिया, टंकार, छंद, कलश, फिर कलश, छंद, टंकार, डलिया। इसमें बताना है। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इस शब्द का पहला वर्ण हम लेते हैं। सबसे पहले क आएगा, क के बाद क, ख, ग, घ। क के बाद क्या आएगा हमारा? क के बाद आएगा छ, छ के बाद आता है ट और ट के बाद आता है ड, यानी कि क जिसमें है पहले, फिर छ, ट, ड। कलश, छंद, टंकार, डलिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार। अनुनासिक स्वर है तो अनुस्वार क्या है ये भी बताना है। व्यंजन, स्वर, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुनासिक अनुस्वार जो है मूल रूप से स्वर और व्यंजन दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? कौन सा वर्ण? संयुक्त वर्ण, तालव्य, घोष वर्ण या फिर मूल स्वर? तो छ जो है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पुस्तक, दंड, मुद्रा या फिर पत्र? तो दंड भी अनेक अर्थ में होता है, मुद्रा भी, पत्र भी, लेकिन पुस्तक का सिर्फ एक ही अर्थ होता है, बुक या फिर किताब। शोकाकुल में समास है। शोकाकुल में समास बताना है कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास? शोक से आकुल, इसका मतलब हो जाएगा शोक से आकुल। शोक से आकुल का मतलब होता है शोकाकुल। तो इसमें क्या है? शोक से आकुल, शोक से आकुल से आ रहा है, यानी कि इसमें कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द क्या है? नई शब्द बताना है, इसमें क्या है? विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया या फिर सर्वनाम? तो जब किसी चीज़ की कोई विशेषता हो, नई, पुरानी, काली, सफ़ेद, तो वो क्या होता है? विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, विशेषण। दिक्भ्रम उदाहरण है, इसमें बताना है कि दिक्भ्रम किसका उदाहरण है? इसका अर्थ होगा दिक् प्लस भ्रम। इसको अलग करेंगे तो ये कौन? विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि स्वर संधि या फिर गुण स्वर संधि? तो ये व्यंजन संधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। भिक्षुक शब्द में प्रत्यय बताना है। अ है, उ है, अक है या फिर उक है? तो भिक्षुक प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है शब्द के, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के पहले लगता है। तो भिक्षुक बोलने पे उक आ रहा है, तो यानी कि उक प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है, किसकी संज्ञा दी है? आदिकाल, वीरकाल, चरणकाल या फिर बीजोपन काल। तो इन्होंने दिया है बीजोपन काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आदिकाल जो दिया है हजारी प्रसाद ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना, गंगा, लक्ष्मी या फिर सरस्वती। तो कालिंदी का पर्यायवाची शब्द यमुना होगा, न कि गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, बाबू श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो ये माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1903, 1893 या फिर 1905। तो काशी नगरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषा या फिर शुद्ध वर्तनी। यानी कि जो भी मौखिक अभिव्यक्ति होती है, बोलचाल होता है, उसमें सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है? तो वो होता है आशु भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3 या फिर 6। तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और एक होता है द्रव्यवाचक। ये 5 तरह के संज्ञा होते हैं। इसको आप नोट करें, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। शैव किसे कहते हैं? जो शिव की उपासना करते हैं, जो व्यक्ति की उपासना करते हैं, जो किसी की उपासना नहीं करते हैं, या फिर जो विष्णु की उपासना करते हैं। तो शैव बोलते हैं जो शिव की उपासना करते हैं उन लोगों को शैव बोलते हैं, और जो विष्णु की उपासना करते हैं उनको वैष्णव बोलते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। तो क्या होता है? अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी गंजे को नाखून न दे, ये इसका सही अर्थ होगा। बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ है? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या फिर विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कपाट, करपट, ओझा, उपाध्याय, केला, कदली या फिर पसीना, प्रश्विन। तो कपाट का मतलब होता है कपड़ा, न कि करपट। तो इस तरह से ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे एक प्यारी सी बात लिखी गई है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।